सारथी। G20 सम्मेलन के मद्देनजर प्रदेश के 13 जनपदों की झलकियां एयरपोर्ट की दीवारों पर आएंगी नजर। दीवारों पर 13 जिले 13 डेस्टिनेशन की थीम पर पेंटिंग। सीएम धामी ने जनसंख्या असंतुलन के तहत पुलिस सत्यापन अभियान में तेजी। गृह विभाग की बैठक में उच्च अधिकारियों को दिए निर्देश। जोशीमठ पुनर्निर्माण के मुद्दे पर 3 मई को दिल्ली में बैठक। राहत पैकेज पर केंद्र सरकार लगा सकती है मुहर। सूडान संकट से निकलकर ऑपरेशन कावेरी की मदद से 11 और लोग दिल्ली पहुंचे। दिल्ली हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने किया स्वागत। कोरोना संक्रमण में 10% की दर से इजाफा। सक्रिय मरीजों की संख्या 301। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और वन विभाग ने अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में कार्रवाई की दी चेतावनी। नोटिस देकर अवैध धर्म स्थलों के अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर काशीपुर से है, जहां एक तयशुदा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर रोड स्थित लिटिल स्कॉलर स्कूल में एनुअल फंक्शन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत स्कूल फंक्शन में पहुंचे, जहां पर छात्र और छात्राओं साथ ही अतिथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान खचाखच भरा हॉल देखने लायक था। कार्यक्रम का आगाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर मंचासीन क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, ऊषा चौधरी, भाजपा नेता दीपक बाली, पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा समेत दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में बोलते हुए श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छात्र छात्राएं आने वाले कल की रोशनी है। उनके कंधों पर प्रदेश का भार है, वह कल के भविष्य हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं को टिप्स दिए कि वह मन लगाकर शिक्षण करें और शिक्षा ग्रहण करें और अपने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करें। इसके उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में आपको बता दें सर्किल रेटों के बारे में पूछे जाने पर श्री धामी ने कहा कि सभी का वक्तव्य आया है, शासन में काम चल रहा है। आपको बता दें मंत्रिमंडल विस्तार और लाल बत्ती पर मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि सभी काम हमारे यहाँ तय समय पर होते हैं। इसके साथ ही मुस्कुराते हुए श्री धामी ने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली। सभी का जो मंतव्य है आया है, उस पर शासन पर काम चल रहा है, काम पूरा हो जाएगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, वर्तमान परिस्थितियों में मंत्रिमंडल विस्तार और लाल बत्ती पर नजर है, क्या सभी काम हमारे यहाँ तय समय पर होते हैं और तय समय पर होंगे और कुछ बात अगली खबर की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कार्यक्रम में युवा कांग्रेस का विस्तार करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया, तो वहीं कई युवक युवतियों ने इस अवसर पर युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में उत्तराखंड यूथ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी भाव्या चौहान और प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में बूथ स्तर तक कमेटी गठित करने, आम जनता तक कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। आगामी नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष सावन राठौर और उनकी टीम के कई युवक युवतियों को यूथ कांग्रेस से जोड़ते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नैनीताल पहुंचे। आपको बता दें नैनीताल राजभवन पहुंचने पर जिले के आला अधिकारियों ने राज्यपाल का पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं राज्यपाल को नैनीताल के राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल ने शॉट लगाकर राजभवन गोल्फ में आयोजित हुए ज्यूरिस कप का उद्घाटन किया। ज्यूरिस कप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रतिभाग कर रहे हैं। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ व बद्रीनाथ के बीच जेपी चट्टान से थोड़ी दूर यात्रियों की बस
रोड से डिवाइडर की तरफ हवा में लटक गई और बस के कारण दोनों तरफ वाहनों का जाम लग गया। जाम लगने की सूचना पर थाना अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत फोर्स व राहत आपदा बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर राजस्थान बस संख्या RJ 06 PA 2142 के अंदर फंसे 28 राजस्थान के यात्रियों का रेस्क्यू कर बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाहर निकलकर यात्रियों की जान माल की हिफाजत कर बस को क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं यात्रियों को प्राथमिक उपचार देकर बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया गया। खबर हरिद्वार से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में साधु संतों द्वारा इस बार लोकसभा सीट से सभी राजनीतिक पार्टियों से संत प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की गई है। वहीं मांग पूरी न होने पर संत समाज ने ऐलान किया है कि उनके द्वारा संत समाज की बैठक कर लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संत समाज को उतारा जाएगा। संतों की इस मांग की बात हरिद्वार बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी सहमे नजर आए, क्योंकि बीजेपी और निशंक संतों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते। इसलिए कल रमेश पोखरियाल निशंक भारी संख्या में साधु संतों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनेंगे। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री हो और वो सीधे लोगों से संवाद करे, दुनिया बहुत आश्चर्यचकित है। और कल हरिद्वार में बहुत उत्सव के साथ प्रधानमंत्री का 100वां संस्करण में सम्मिलित हो रहा है और हम साधु संत जी के साथ, साधु संत गण के साथ, महामंडलेश्वर अपने संत गण के साथ जो ऋषिकुल ऑडिटोरियम है, उस ऋषिकुल ऑडिटोरियम में मैं भी साधु संत जी गण के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनूंगा। खबर लक्सर से है, जहां कस्बे में बंद पड़े अंडरपास के निर्माण कार्य को लेकर रेलवे विभाग के उच्चाधिकारियों ने निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने लक्सर उप जिलाधिकारी से बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते निर्माण कार्य बंद किया गया है तथा अंडरपास का फिर से नया रोड मैप तैयार कर उसे उप जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। उसके बाद सहमति मिलने पर निर्माण कार्य किया जाएगा। गौरतलब है कि लक्सर कस्बे के द्वारा आपको बता दें, लोगों द्वारा पिछले लंबे समय से पुरानी रेलवे फाटक के पास अंडरपास बनाए जाने की मांग लगभग 15 वर्षों से की जा रही है। इसे देखते हुए रेलवे विभाग ने पिछले दिनों बड़ी तेजी से अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन लगभग एक सप्ताह पहले ही अचानक विभाग ने अंडरपास का निर्माण कार्य बीच में बंद कर दिया। आपको बता दें, इसकी जानकारी पाकर व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता व नगर पालिका चेयरमैन व्यापारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्य रोके जाने पर नाराजगी भी जताई। रेलवे के बड़े अधिकारी आए हैं, उनका मानना यह है कि अंडरपास नहीं बन पा रहा है वाटर लेवल के कारण। उनका कहना है कि हम आपको फुट ओवरब्रिज दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब फाटक बंद हुआ था तो रेलवे ने हमसे वादा किया था कि अंडरपास दे रहे हैं। उसको अंडरपास को लेने में हमें 10 साल लग गए, खूब धरने देने पड़े। अब ऐसा ना हो कि हमें मीठी गोली मिल रही हो कि फुट ओवरब्रिज दे देंगे और फिर अगले 10 साल लग जाए, अगली पीढ़ी को ही मिलेगा। ऐसा ना हो। यह काम अगर बदल रहा है, फुट ओवरब्रिज अंडरपास से फुट ओवरब्रिज बदल रहा है, तो ये काम भी अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए इसी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे। कि लक्सर में रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य पिछले 6 माह से अधिक से चल रहा था, परंतु पिछले 10 दिन पूर्व रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा अचानक बिना कोई जानकारी दिए काम रोक दिया गया, जिसकी जानकारी लेने पर पता चला कि कंस्ट्रक्शन कंपनी काम नहीं करना चाहती। इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मैंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखा और 25 तारीख में पत्र भेजने के पश्चात तत्काल रेल मंत्रालय ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के पश्चात तत्काल चीफ इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन विभाग के हैं, आज कश्मीरी गेट दिल्ली से वो आए हुए हैं और मौके का उन्होंने मुआयना किया और लोगों को आश्वासन दिया कि जो जनहित का होगा उसको निर्माण कराया जाएगा। खबर विकासनगर से है, जहां जौनसार बाबर के इष्ट देव में से एक इच्छा आपको बता दें, इत्रधारी चालदा महासू महाराज अपने नियत समय पर अपने अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान कर गए। उनको विदाई देने और लेने आए श्रद्धालुओं का भारी हुजूम इस दौरान भाव विभोर हो गया। इसके चलते एक और जहां समाल्टा क्षेत्र के श्रद्धालुओं में उनके जाने का गम देखने को मिला, तो वहीं उनके लेने आए दसों क्षेत्र के लोगों में महाराज के आगमन की खुशी देखने को मिली। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने चालदा महाराज के दर्शन किए। दरअसल आपको बता दें कि जौनसार बाबर में 4 महासू महाराज, वासिक महाराज, पवासी महाराज
बोठा महाराज और चालदा महाराज इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं, जिनमें सभी इष्ट देव में मंदिर जौनसार बावर के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद हैं। चालदा महाराज जो है समाटा में विराजमान थे और यहाँ से वो 10 युग के प्रवास पर जा रहे हैं और आज रात्रि और कल रात्रि नारायण में रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि चालदा महाराज की तो छत्र छाया हम सब पर है। जौनसार बावर का प्रत्येक व्यक्ति महाराज में आस्था रखता है और आज जो ये जन सैलाब यहाँ दिखाई दे रहा है, ये प्रतीक है इस बात का कि लोगों की आस्था चालदा महाराज के प्रति है। निश्चित रूप से पूरे खत्त समाटवासियों की आंखों में आज आंसू हैं, क्योंकि महाराज ने यहाँ से प्रस्थान कराया दसों के लिए। 18 माह से हमको ऐसे लग रहा था कि जैसे हम महाराज के बिल्कुल बहुत करीब है। पूरे खतवासियों को सेवा करने का मौका मिला, क्योंकि कुल देव हमारे आराध्य देव मासू महाराज चालदा महाराज है, तो पूरे खतवासी आज गमगीन है महाराज के जाने से। चूंकि ये परंपरा बनी हुई है, जाना था उनको, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली कि 67 वर्षों के बाद हमने महाराज के दर्शन खत समाल्टा में किए। खबर सितारगंज से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे अपने समर्थकों के साथ नगर में खुलेआम हुई हत्या के पीड़ित पक्ष के घर पहुंचे तथा उनका हालचाल जाना। पालिका अध्यक्ष ने सरकार पर सवाल भी उठाए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने सितारगंज में हो रहे अपराध पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सितारगंज में अपराध बढ़े हैं वह सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता के चलते प्रशासन की लापरवाही से शहर में अपराध बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अपराधियों को अपराध करने का और मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है जो बेखौफ होकर शहर में अपराध कर रहे हैं। ऐसे में संरक्षण देने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। सरकार को देखना होगा कि ये इस तरीके के जो अपराधी हैं, चाहे खुलेआम हत्याएं हो जा रही हैं, चाहे कुछ दिनों पहले एक हल्द्वानी में भी एक कांड हुआ था, अभी भी छोटे छोटे झगड़े भी हो जा रहे हैं, तो आखिर ऐसे अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? इस पर भी सरकार को नजर रखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ जा रही है कि इतना बड़ा कांड कर दे रहे हैं, इनको कौन संरक्षण दे रहा है? उस पर भी सरकार को बहुत नजर बनानी पड़ेगी और संरक्षण देने वाले व्यक्ति पर के खिलाफ जो है कि विरुद्ध कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी बहुत जरूरी हो गई। अन्यथा आप देख रहे हैं कि बहुत बुरा ये कांड, जिसको दूसरा रंग देने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये दूसरा रंग नहीं है, ये अपराधीकरण हमारे सितारगंज में बढ़ रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। खबर डोईवाला से, जहां जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों के 40 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों के भ्रमण पर है। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट में ग्राम पंचायत के विकास कार्यों और राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों से जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रूबरू हुए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों में बेहद शानदार कार्य धरातल पर देखने को मिले हैं। यहाँ हमारे आने का मकसद है कि जम्मू कश्मीर में पंचायत राज एक्ट लागू किया जाए। आपको बता दें, पंचायत राज एक्ट बाद में लागू किया गया था, जबकि अन्य राज्यों में पंचायत राज एक्ट पहले से लागू है। हम लोग पंचायत राज एक्ट के अंतर्गत किए गए कार्यों को आपको बता दें बारीकी से समझें और पंचायतों में किस तरह से कार्य किया जाता है ये जानकारी हासिल करने आए हैं। तो वहीं ग्राम पंचायत माजिर ग्रांट के ग्राम प्रधान अनिल पाल जम्मू कश्मीर से आए हुए सरपंच डेलीगेट को लेकर काफ़ी उत्साहित और खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि लगभग 40 सरपंच यहाँ आए हुए हैं जो हमारे कार्यों को देखेंगे, हम किस तरह से कार्य करते हैं, मनरेगा की आदि की जानकारी भी हासिल करेंगे। मैं सरपंच मोहम्मद मलिक, ब्लॉक मोहर, डिस्ट्रिक्ट रियासी, J&K यूटी से। हमें आज दूसरा दिन यहाँ पे हो गया। अगले दिन का विज़िट हमने अलग पंचायत में किया और आज का विज़िट जो हमारा दूसरे पंचायत में विज़िट किया। हमारा यहाँ आने का एक ही पर्पज़ है कि हम वहाँ से आएँ और यहाँ पे जो पंचायत राज एक्ट जो है यहाँ पे हमसे पहले लागू किया गया, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर उसको बाद में लागू किया गया, तो हम वहाँ से यहाँ पे आए कि हम यहाँ पे सीखें इन लोगों ने हमसे पहले किस तरह के कार्य किए। और जबकि जैसे कि अभी हमने अंदर देखा और यहाँ की महिलाओं के अंदर जिस तरह से इन्होंने अपनी महिलाओं को इनकम टू रिसोर्स के लिए आगे चलाया है, अलग अलग मतलब संस्थाओं से कार्य कर रहे हैं, अपनी इनकम बढ़ाने का बड़ा सोर्स है, तो हम इनके लिए इनको धन्यवाद करते हैं।
जम्मू से जो है हमारे गांव में ये सरपंच लोग, नोडल अधिकारी, वहाँ के काफ़ी सरपंच, लगभग 40 सरपंच वहाँ से पहुँचे हैं, जो हमारे गांव में भ्रमण करेंगे। अभी कुछ जानकारियाँ हमें देंगे, कुछ जानकारियाँ हमसे लेंगे, और जो काम हमारे, जो विकास कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं ग्राम पंचायत में, उनकी वो विजिट करेंगे। बात अगली खबर की। दून पुलिस ने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टे का भंडाफोड़ किया। आपको बता दें, नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब दबिश दी, उस समय 3 आरोपी मोबाइल पर मैच देखते हुए सट्टा लगा रहे थे। मौके से पुलिस ने दर्जनों एटीएम कार्ड, नकदी रजिस्टर सहित अन्य सामग्री भी बरामद की। आरोपी आईपीएल के इस सीजन में अब तक 2 करोड़ की सट्टेबाजी कर चुके हैं। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि पुलिस को सरस्वती विहार डी ब्लॉक स्थित एक घर में सट्टेबाजी की सूचना मिली थी। इस पर सीओ डाउन वाला अभिनव चौधरी के नेतृत्व में थाना नेहरू कॉलोनी और एसओजी की संयुक्त टीम ने दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में सरस्वती विहार में एक घर में जो है ये इन्फॉर्मेशन हमारी टीम को मिली थी कि वहाँ पर जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी खिलवाई जा रही है। इस संबंध में जो है जो टीम गठित की गई सीओ ऑप्स के नेतृत्व में एसओजी और थाना नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा जो है वहाँ पर रेड की गई। तो वहाँ पर से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जाता था, और इनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक लाइव स्ट्रीमिंग की लाइन लेने के पश्चात इस तरीके से लोगों से ऑनलाइन पैसा लगवाया जाता था सट्टे पे। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पौड़ी जिले के सरकारी विद्यालयों में तैनात शिक्षक आपको बता दें, नशे की लत से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। इस बार पौड़ी जिले से ही एक और शराबी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जबकि इससे पूर्व राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़पाला मल्ला बीरो खाल के व्यायाम शिक्षक का नशे से धुत होने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अब जिले के नैनी डांडा ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्था पर भेजे गए सहायक शिक्षक के शराब पीकर स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिवपूजन ने वायरल वीडियो की पुष्टि की है और वीडियो को राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगदेई नैनी डांडा का बताया है। कल ही हमने विकासखंड के अधिकारी को, बीओ को हमने पत्र जारी कर दिया है उसके वेतन रोकने के लिए। और ये शिक्षक श्री आनंद सिंह सहायक अध्यापक देवता खेत में कार्य व्यवस्था पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगदेई में भेजा गया था, और ये ऐसा मदिरा पान सेवन का वीडियो जारी हुआ है, जो कि कर्मचारी आचरण नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में संपूर्ण जांच करते हुए आख्या तत्काल उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए गए। स्वयं अध्यापक के अंदर नैतिकता होती थी और विद्यार्थियों के अंदर भी नैतिकता होती है। अनुशासन, अध्यापक भी अनुशासन में रहता था और विद्यार्थी भी अनुशासन में रहता था। नियम कानूनों की बात इतनी नहीं होती थी उस जमाने में। जो बड़े कह देते थे उसको मान जाते थे, जो प्रधानाचार्य ने कह दिया उसको टीचर्स मान जाते थे। लेकिन आज जो है सब नियम और कानून की बात करते हैं। विद्यार्थी भी कानून की बात करता है, उसके गार्जियन भी कानून की बात करते हैं, टीचर्स भी कानून की बात करते हैं। और जब सब मतलब ये है कि मर्यादाएं सबने ताक पर रख दी हैं, तो उसका जो नतीजा होगा वो दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। खबर खानपुर से है। आपको बता दें, खानपुर से विधायक और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार एक बार फिर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर जमकर बरसे। उन्होंने प्रणव सिंह चैंपियन पर उनके द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के झूठा श्रेय लेने और झूठी वाहवाही लूटने के आरोप लगाए हैं। रुड़की नगर निगम सभागार में पत्रकार वार्ता कर वीडियो आपको बता दें मीडिया को संबोधित करते हुए विधायक उमेश पाल ने बताया कि विधायक उमेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र के दिव्यांगों के लिए पिछले करीब 6 माह से वह पत्राचार कर रहे हैं और उसी पत्राचार का संज्ञान लेते हुए खानपुर ब्लॉक क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें उनकी गैर मौजूदगी में पूर्व विधायक कुंवर
प्रणव चैंपियन सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और कैंप का श्रेय लेने लगे। विधायक उमेश कुमार का आरोप है कि पूर्व विधायक व उनके समर्थकों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार किया, जिस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। हम अपने क्षेत्र में भारत सरकार से संवाद करने के बाद एक दिव्यांगजनों हेतु कैंप आयोजन कराने में सफल हुए। मैं 26 तारीख को मेरी माननीय उच्चतम न्यायालय में तारीख थी, इस कारण मैं नहीं मौजूद था। वो वहाँ पहुँचे अपनी पत्नी सहित। उन्होंने उस कैंप का झूठा श्रेय लेने का प्रयास किया, मंच लगाया, उस पर बैठ गए, नीचे दिव्यांगजनों को जमीन पर बैठा दिया, जो उनके लिए कुर्सियाँ लगी थी उन पर उनके समर्थक बैठ गए और ये दिखाने लगे कि इस कैंप का आयोजन मेरे द्वारा किया गया। इसी बात पर वहाँ हमारे प्रतिनिधि के साथ उन्होंने बदतमीजी भी की। हमने उसके संबंध में मुकदमा भी दर्ज कराया। तो फिर उन्होंने कई मीडिया चैनल्स को ये बाइट दी कि एलेनको कंपनी से हमने टाई अप किया था, हमारे प्रयासों द्वारा कैंप लगा। तो आज हमने भारत सरकार का पत्र भी दिखाया, एलेनको कंपनी का पत्र भी दिखाया, अपना पूरा पत्राचार आप लोगों के सामने रखा कि ये कैंप हमने कितने अथक प्रयासों के बाद इसका आयोजन कराया था। बात अगली खबर की। जोशीमठ में आई देवी आपदा के बाद अब तक प्रभावितों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। वहीं खबर आ रही है कि जल्द ही प्रभावित लोगों को राहत मिल सकती है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से 3 मई को नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। संभव है कि इस बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज का कोई फैसला आ जाए। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज के तौर पर केंद्र से करीब 3,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आपदा प्रभावित जोशीमठ में करीब 350 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी तौर पर विस्थापित करना पड़ सकता है, जबकि कुछ हिस्सों में पुनः परिवारों को बसाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र की पीडीएनए टीम ने अपने अध्ययन के बाद रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है। वहीं इस मामले में विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार जोशीमठ को लेकर गंभीर नहीं है। देखिए रिपोर्ट। जोशीमठ आपदा के बाद अब प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के प्रयास में केंद्र और राज्य सरकार लग गई है। इस संबंध में 3 मई को नई दिल्ली में जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। संभव है कि इस बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर कोई फैसला हो जाए। आपदा प्रभावित जोशीमठ में करीब 350 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी तौर पर विस्थापित करना पड़ सकता है, जबकि कुछ हिस्सों में पुनः परिवारों को बसाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र की पीडीएनए टीम ने अपने अध्ययन के बाद रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है। बता दें कि केंद्र की पीडीएनए टीम ने 4 दिन जोशीमठ में रहकर इसके प्रभावित हिस्से का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम 26 अप्रैल को दिल्ली लौट गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में पीडीएनए की रिपोर्ट पर चर्चा के साथ राहत पैकेज पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार पूरी तरह से प्रभावितों के लिए मदद कर रही है और केंद्र से भी राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में और जोशीमठ जो आपदा आई, अभी तक के राहत पैकेज में सबसे अच्छा राहत का पैकेज जोशीमठ आपदा में सरकार के द्वारा दिया गया है और जन भावनाओं के अनुरूप वहाँ के लोगों के, चाहे व्यापारी लोग हों, चाहे वहाँ के वाचन जो भी रहे, जो आपदा से प्रभावित हुए, उनके भावनाओं के अनुरूप उनसे पूछ करके उनके राय से उनको राहत पैकेज दिया गया है। और हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और हमारे केंद्र की सरकार स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और आगे हमारे प्रदेश सरकार ने केंद्र से भी जो है राहत पैकेज की मांग की है जोशीमठ के लिए। निश्चित रूप से केंद्र से भी राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज के तौर पर केंद्र से करीब 3,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। इस बैठक में पीडीएनए, वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञों और उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाया गया। माना जा रहा है कि इस बैठक में राहत पैकेज पर मुहर लग सकती है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार जोशीमठ आपदा को लेकर गंभीर नहीं है। यदि होती तो अब तक प्रभावितों तक मदद पहुंचा दी जाती। इंतजार में है कि कोई बड़ा हादसा हो, कई हजार करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार से लिया जाए। इसके अलावा मैं समझता हूँ राज्य की सरकार गंभीर होती तो 1 साल तक तो रैणी की आपदा के बाद इंतजार होता रहा। उसके बाद पिछले इतने लंबा समय हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और पूरा जोशीमठ जिस तरह से दरका है, जिस प्रकार से दरारें वहाँ आई हैं,
जिस प्रकार से आज की तारीख में भी दरारें आ रही हैं, जिस प्रकार से वो पूरा जोशीमठ खतरे की जद में है, वहाँ की आबादी खतरे की जद में है, राज्य की सरकार गंभीर है नहीं, सबको मालूम है। बैठकों पे बैठ के इसके अलावा सरकार क्या कर रही है? आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन से आपदा की शुरुआत हुई, उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रखर रूप से हर मंच में सरकार को की चेतना के लिए, जागरूक करने के लिए इस विषय को उठाया है। और उसी के तहत जब ये कार्यक्रम बना तो मुख्यमंत्री जी का स्वयं वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने जानकारी ली। उसके बावजूद आज तक 4 महीने हो गए, जो ये मुआवजा नीति है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाई। वहाँ के लोग अब तक असमझ में हैं। लगातार मीटिंगें हो रही है, वहाँ के गांव के लोगों को, वहाँ के लोगों को बताया जा रहा है। उसके बावजूद अगर अब तक ये नीति नहीं बनी है, ये तो कुदरत का करिश्मा है। मानिए कि कोई ऐसी भारी विपदा अब तक नहीं आई है। अगर किसी तरीके का कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सरकार को जितना समय दिया गया था वो समय में नहीं मिल पाता। मैं चाहूँगा कि आगामी 3 तारीख को जो है जितनी जल्दी हो सके मुआवजा, कितना मुआवजा मिलना है, किस हिसाब से मिलना है, सही ढंग से उनका विस्थापित होना चाहिए, समय पे उनका विस्थापन होना चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड की निगाहें 3 मई को होने वाली इस बैठक में टिक गई हैं। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिहाज से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभवतः इस बैठक में प्रभावितों के लिए आपदा पैकेज पर भी मुहर लग जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या पीड़ितों तक सही से सरकारी मदद पहुंच पाएगी? क्या केंद्र उत्तराखंड के लिए 3000 करोड़ के राहत पैकेज पर मुहर लगाएगा? क्या जोशीमठ के अलावा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के घरों में आ रही दरारों को भी सरकार भरने का काम करेगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप